सत्यनारायण गढ़वाल, उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा सीकर। मैं सभी किसान भाई जो सीकर जिले में नवीन तकनीक, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन या संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के तहत राजस्थान सरकार ने RKVY में ये जो जिला स्तरीय कृषि तकनीकी ज्ञान संदर्भ केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें हमारा कार्यालय है। और प्रतिवर्ष आत्मा के अंतर्गत हम ये जिले के किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु मैंडेटरी लाइन डिपार्टमेंट्स जो हमारे हैं, उनके सहयोग से कार्रवाई कर रहे हैं। जिला वार्षिक कार्य योजना प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। इस वर्ष भी हमें प्राप्त हो गई है, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। प्रमुख रूप से किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि जो कृषि विस्तार है, उद्यान है, या पशुपालन विभाग है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो भी कृषक हित से जुड़े हुए राज्य सरकार और भारत सरकार का मैंडेट यही है कि किसानों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उनमें कौशल वृद्धि कैसे की जाए, उनका क्षमता निर्माण कैसे हो, वो नवीन तकनीक से जानकारी प्राप्त करके विस्तार से जो है अनुसंधान जो है, किसान का जो लिंकेज है उसको सुदृढ़ कैसे बनाए, कृषि विस्तार का जो रिफॉर्म टू स्टेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सपोर्ट है, उसी के तहत ये आत्मा का गठन किया गया। आत्मा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण हिंदी में कहते हैं, ATA में आत्मा जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो ये इसमें एक टॉप लेवल भारत सरकार को राज्य सरकार का है। जहाँ तक प्लान बनने का है, वो ब्लॉक एक्शन एनुअल प्लान बनता है, वो ब्लॉक स्तर से आता है, फिर डैप बनता है, फिर डैप को समिति भेजा जाता है, समिति से भारत सरकार जाता है, वहाँ से फिर आपको होके फिर जिला कलेक्टर से कार्यक्रम जो आता है उसको अनुमोदन पश्चात जिले में लागू करने के प्रयास किए जाते हैं। इस वर्ष जो हमें कृषि उन्नति योजना वर्ष 2020-19 में जो ये मिशन चल रहा है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उसके तहत कोविड जो आ गया है, इसकी सुरक्षा रखते हुए, इसके प्रति सावचेत रहते हुए किसानों के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य गतिविधियां आत्मा की हैं। उसमें सबसे पहला है प्रशिक्षण। कृषकों को हम प्रशिक्षण देते हैं 30 के बैच में। ऐसे किसान समूह को प्राथमिकता दी जाती है जो फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बना रखे हैं या बना सकते हैं नए भी, तो उनको चयनित करके ब्लॉक स्तर पे प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण गैर आवासीय होते हैं, उसमें वही किसान दूसरे दिन आते हैं, उनको व्याख्यान वगैरह जो स्पेशलिस्ट है उनसे दिया जाता है। इसी तरह 7 दिवसीय की ट्रेनिंग है जो इंटर स्टेट के बाहर करवाने का है। इसी तरह से एक 5 दिवसीय ट्रेनिंग होती है जो राज्य सरकार या भारत सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, IMTI कोटा वगैरह है, या जहाँ पे भी पशुपालन का है, तो चयनित किसानों को प्रशिक्षण 5 दिवस का दिया जाता है। इस दूसरा महत्वपूर्ण कृषि प्रदर्शन है, जिसमें हमने 270 कृषि प्रदर्शन का आयोजन खरीफ में गुआर वैरायटी HNG 220 का करवा दिया है, और RNG 933 वैरायटी जो है हम किसानों के आत्मा के तहत 4,000 रुपये प्रति यूनिट 0.4 हेक्टर में लाभान्वित किया जा चुका है। इसी प्रकार से अभी खरीफ में प्रति ब्लॉक एक फार्मिंग स्कूल जो है गुआर फसल पे दी जा रही है। वहाँ आसपास के 20 किसानों को अचीवर किसान के खेत पे जो हमारे कृषि विस्तार के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ प्रशिक्षण देते हैं। शेड्यूल्ड 6 विजिट कम ट्रेनिंग उस पर दी जाती है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रॉप टू हार्वेस्ट तक। तो ये गतिविधियाँ मुख्य रूप से हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष किसानों को इनाम दिया जाता है। ऐसे किसान जो बहुत ही अच्छा नवीन अन्य किसानों की अपेक्षा में कार्य कर रहे हैं, जिनमें इस बार अभी तक जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार कृषि क्षेत्र में जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, और उद्यान में किसी ने किया है, पशुपालन या डेयरी में किया है, या इसके अतिरिक्त कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी किसी ने किसान ने विकसित की है जिले के अंदर, तो उनके आवेदन पत्र लिए जाएंगे, और वो आवेदन पत्र जो है वहाँ के सहायक कृषि अधिकारी मार्फत ले सकते हैं या इस कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
और उसके बाद में उनको प्रति ब्लॉक के 5 किसानों का चयन होगा, जिसमें एक कंपोनेंट जो है वो मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन और एग्रो प्रोसेसिंग का 5 हो। तो हर एक्टिविटी में जो सेपरेट मेजर एक्टिविटी है वो, और उसके अतिरिक्त और कोई जो भी सपोर्टिंग है, लेकिन मेजर एक्टिविटी के अंदर एक एक्टिविटी में 2 किसानों का चयन होगा प्रथम द्वितीय के लिए। तो जो ब्लॉक स्तर पे किसान आएंगे उनको 10,000 रुपये का आत्मा से राशि उनके खाते में दी जाती है, और उनका अभिलेखन पेन ड्राइव में वो दें किसान जो कर रहे हैं, उनके जो भौतिक अवस्था में है वही चीज़ों का फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद में अध्यक्ष महोदय के अनुमति के अनुसार अभिशंसा के बाद में सेलेक्ट करके किसानों को पारितोषिक जो है ये दिया जाता है। जिला स्तर पर जो आते हैं उनको 25,000 रुपये का, और ब्लॉक वालों को 10,000 रुपये का। इसी प्रकार से हम आत्मा के अंतर्गत भ्रमण करवाते हैं। पिछली बार हमने अंतर्राज्यीय भ्रमण भी करवाया था, जो हम हिसार यूनिवर्सिटी, देहरादून के अंदर फॉरेस्ट है, सॉइल कंजर्वेशन का है, NDRI में पशुपालन का है, बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, गोट सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन पे 42 किसानों का हमने प्रशिक्षण करवाया था। इस बार भी करवाने का है। तो भ्रमण हमारे जो है भ्रमण एक अंतर्राज्यीय भ्रमण होता है, एक अंतर्राज्यीय होता है जो राज्य के अंदर 5 दिवसीय होता है, और एक दिवसीय जो मेले के अंतर्गत किया जाता है, 1 या 2 दिवसीय होता है, वो जिले के अंदर ही भ्रमण किया जाता है। इसी प्रकार से जो कृषक समान रुचि समूह बना रखे हैं उनको भी 1 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं, और आत्मा के गतिविधियों के अंतर्गत शॉर्ट टर्म रिसर्च पे भी काम करने का है। नवाचार में हम अजोला के प्रदर्शन किसानों को दे रहे हैं। कोई भी किसान भाई जो सीकर जिले का है उनको यदि दूध की मात्रा या SNF या फैट % या बंटे की बचत करते हुए अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। उसमें 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 0.5 गहरा 2 ट्रेंचेज बना के सीमेंट ईंट से, और वो स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के बाद में उनको 4,000 रुपये का अनुदान आत्मा से दिया जाता है। ये इनोवेटिव डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी है नवाचार की, तो ये हम कर रहे हैं। इसी प्रकार आपके जो किसानों की गोष्ठियाँ प्रति ब्लॉक होती हैं खरीफ और रबी में, तो अपने सीकर जिले में 9 ब्लॉक हैं। 9 में आपका पिपराली, धौद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, दत्तारामगढ़, श्रीमाधोपुर, नीमका थाना, पाटन, खंडेला। तो इन ब्लॉक्स में 100 किसानों की ये खरीफ और रबी में मीटिंग करवाते हैं 1 दिवसीय। इस बार जो भी दिशा निर्देश हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अभी करवाने का है। तो ये खरीफ वाली जो है अक्टूबर से पहले करानी है, और रबी वाली नवंबर दिसंबर में, जब भी रबी फसलें हो जाएंगी जब होंगी। तो इससे कम से कम हम जो है 1800 किसानों को लाभान्वित करेंगे 1 दिवसीय कृषक गोष्ठी के अंदर। इसी के तहत आत्मा के अंतर्गत आपके जो है जिला के ऊपर कोई भी किसान यदि अपना सफल कार्यक्रम प्रसंस्करण उद्यान वगैरह के अंदर कर जो ऑनगोइंग स्कीम्स डिपार्टमेंट की हैं उनकी जागरूकता के लिए भी हम प्रयासरत हैं। और 2 आबाद गांव पे 346 कृषकों का कृषक मित्र लगा रखे हैं। किसान मित्र ही आत्माएं, क्योंकि यहाँ स्टाफ बहुत ही कम है। स्टाफ के नाम पे सिर्फ 4 जिसमें आदमी स्वीकृत पद हैं व्यक्तियों के लिए, एक उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा, 2 परियोजना निदेशक आत्मा, 1 अकाउंटेंट कर रहा है। इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं वो विस्तार के सहायक कृषि अधिकारी कृषि पर्यवेक्षक से क्रियान्वयन आत्मा एक्टिविटी करा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नवीन सुदृढ़ीकरण और सुव्यवस्थित ढंग से ट्रेनिंग भ्रमण का कार्य आत्मा के कार्यालय द्वारा संपादित किया जा रहा है, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके। अभी जो मेला हुआ था वो एक्सटेंशन के मार्फत हुआ था, लेकिन उसका भुगतान आत्मा से ही किया गया है। तो आत्मा के कम से कम 3600 किसानों को जो किसान सम्मेलन जिसमें CM साहब पधारे थे वो यहाँ इस जिले से भिजवाए गए थे, उनके संपूर्ण जो व्यवस्था थी आत्मा से की गई थी, और फिर भुगतान भी आत्मा से किया गया है। तो किसानों को जो भी आत्मा से इसमें जो रेशियो है बजट का वो 60% भारत सरकार का है, 40% राज्य सरकार का है। किसान मित्र जो लगे हुए हैं वो वहाँ 2 आबाद गाँव में घूमे फिरे मीटिंग कर लें अपनी इच्छा के अनुसार,
उनको कंटिजेंसी भुगतान क्वार्टरली दिया जाता है, प्रपत्र वो देते हैं। तो वो इसीलिए उनकी कोई जो है वहाँ के किसान उनसे, प्रगतिशील किसानों से संपर्क करें, उनको आत्मा की ये जो प्रचार प्रसार करें, कृषि या और संबंधित तकनीक स्वयं के भी विकसित करें, आसपास के किसानों को भी बताएं। ये उनका मुख्य कार्य है। पंचायतों द्वारा 2011-12 से चयनित किया था, लेकिन किसान मित्र जो है वो कार्य बहुत ही क्षमता से नहीं कर पा रहे हैं, और उनको और ज़्यादा क्षमता से रिकॉर्ड कीपिंग, किसानों से संपर्क, उनके मोबाइल नंबर, उनको ट्रेनिंग्स में भेजना, भ्रमण में भेजना, ये कार्य के रूप में उनको जो है कंटिजेंसी भारत सरकार देती है। साल के अंदर 12,000 रुपये प्रति किसान मित्र, जो एक्टिव किसान मित्र कार्य कर रहे हैं उनको। तो इस तरह से ये आत्मा का सेटअप है। और आत्मा के अंतर्गत जो है ग्रुप बनाएंगे तो उसमें रिफंड, जो रिवॉल्विंग फंड है उसको रिफंड करने का है, ये भी एक प्रयास हमारा रहेगा। जहाँ तक साहित्य है तो कृषि विभाग की जो तकनीक है, पीओपी है, वो साहित्य है। इसके अतिरिक्त हम फिल्म निर्माण भी किसानों के लिए कर रहे हैं। जो प्रगतिशील किसान जो जिले या उस पे ब्लॉक पे आए हैं, उनकी लघु फिल्में बनाना है, उनका आगे एक्सपोज करना है, उनके ज्ञान को आगे हस्तांतरण तकनीक जो वो अपना रहे हैं, अपनी आमदनी कैसे बढ़ा रहे हैं, क्या क्या वो आदान देते हैं, कैसे अपना मैनेजमेंट करते हैं, तो ये किसान भाई उनसे भी सीख सकते हैं और अपने खुद के लागू कर सकते हैं। विपरीत स्थिति ये होती है कि पानी की बहुत कमी हो रही है। वर्षा का जो ट्रेंड है वो कभी कम कभी ज़्यादा कभी होता है, तो इरेगुलर इरेटिक नेचर ऑफ मानसून है। इसलिए किसानों को पानी बचत योजना का लाभ लेना चाहिए, जैसे खेत लाई है, फार्म पाउंड है, ड्रिप सिस्टम है, हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स का पौधारोपण है। आप इस जिले के लिए एक मीलिया डूबिया पौधा आता है जिसको मालाबार नीम भी कहते हैं, वो बाढ़ के पास में आप लगा सकते हो, बाहर से प्राइवेट परचेज करके। तो उससे क्या होगा कि वो बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। तो किसान जब तक अपने संसाधन और ज़्यादा विकसित नहीं करेगा तो किसान की माली हालत और आय में सुधार होना मुश्किल है। इसलिए मेरा तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कृषक भ्रमण, कृषक प्रशिक्षण समूह, गोष्ठियाँ, इनमें जाएं, और जो पहले लाभ ले चुके हैं तो वो नए दूसरों को भेजें, क्योंकि उसी एक्टिविटी में वही किसान आना वो उचित नहीं होता। तो उनको जितनी जानकारी दी जानी होती है, हाँ वो संबंध अपना रख सकते हैं, और गोइंग स्कीम जितने भी डिपार्टमेंट से चल रहे हैं वो प्रक्रिया के अनुसार अपने समय पे जो भी राज्य सरकार का उनको दिया जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा लाभ, सब्सिडी वगैरह, तो उसमें भी जुड़े और अपना बेहतरीन भविष्य आर्थिक सामाजिक विकसित करें। जब भी ये खेती और पशुपालन लाभदायक हो सकता है। नहीं तो जिस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति का जो स्थायित्व नहीं आ रहा है और निरंतर कर रही है, बेरोजगारी की समस्या हो रही है, तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि इस कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में ही जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री का है, जब एक जिले का किसान संपन्न होगा, दूसरे का भी होगा, पूरे राज्य का होगा, देश का होगा। तो जो भी नीतिगत हमें अभी उपलब्ध है योजनाएं या प्लान, उसका मैं तो सभी किसानों से निवेदन करूंगा कि वो समय पे चरणबद्ध तरीके से अपना कार्य करें और प्रक्षेत्र में काम करें, और जितना भी उनकी जागरूकता है उसके लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। इस कार्यालय से संबंधित या कृषि के अन्य कार्यालय की जानकारी के लिए क्षेत्र में जो सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता आत्मा में जो फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाने का है उन पे है। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इसके अतिरिक्त जो नई और आत्मा का जो है वो और ज़्यादा विस्तार होगा, और अनुसंधान या जो बेहतरीन किसानों की, क्योंकि मैनेजमेंट जिसका अच्छा है तो वो कम में भी अच्छा पैदा कर सकता है। कम खाद बीज दवाई दे करके उचित गुणवत्ता का यदि काम में करें, मैनेजमेंट करें, मार्केट से लिंकेज रखें, प्रसंस्करण पर जाए, तो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर में लाभ मिल सकता है। इस वर्ष अच्छी बारिश हो गई है, खरीफ की फसलें बहुत अच्छी हैं। वर्षा लेट आई लेकिन सभी जगह जिले में है, इसलिए किसान अपने खेतों में निराई गुड़ाई जो भी काम है, कीड़ी बीमारी वगैरह का ध्यान रखें। और टिड्डी का जैसे कि आपका एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर हो सकते हैं, वाइट लट हो सकती है, तो इन चीज़ों का नियंत्रण करें। दवाइयों के अलावा भी आप जैविक जैसे नीम की पत्तियां हैं, छिड़क लगा कर सकते हैं। आप गोमूत्र वगैरह का है वो अपना खुद का काढ़ा टाइप बना करके कीड़ों को मार सकते हैं।
अरे घूमे ना, ये फिटनेस बॉडी है अपने बाड़ा में बंदी बंदी है ना, मोटी हो जाए वे। किसान भाइयों, आज हम भगवानी देवी जी जिनके सुपुत्र हरि सिंह जी हैं, इनके खेत पे रपस वालों की डानी में हैं। आप मेरे संपर्क में रामदेव जी थे, वो 2002-3 के आसपास आए थे। उस वक्त इनके एक किसान की जो स्थिति होती है उस तरह से थी। प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि आज मैं पीढ़ी आत्मा हूँ और 17 वर्ष बाद में यहाँ आया हूँ। देख करके बहुत खुशी हुई कि इन्होंने काफ़ी उन्नति की है। और उन्नति करने का मुख्य कारण है, एक तो इन्होंने ऑर्चार्डिंग करना, जिसमें आम, आंवला और आपके अनार, पपीता, ये पौधे इन्होंने उस ज़माने में सोचे थे। आम के अभी इन्होंने जो आप देख रहे हैं ये पौधे लगाए हैं। और इसी तरह से इन्होंने सागवान के पेड़ करीब 400-500 पौधे विभिन्न फलों के स्थापित किए हुए हैं, जो आज फल दे रहे हैं। और इनकी इनकम जो है, खर्चा वगैरह लगा के श्रमिक वगैरह ये रखते हैं, स्वयं काम करते हैं। इनके मदर इतनी एज ओल्ड है फिर भी काम करके इनके डायरेक्शन के अंदर आज ये, मैं कह सकता हूँ, उन्नतशील कृषक का भूमिका निभा रहे हैं। और हमसे मिले हैं, मैं भी आज इनसे इसीलिए मिल के आया। हम पुरस्कार देते हैं फिर ज़िले में पूरे किसानों को, कि जो भी किसान अपनी खेती से उठ करके अच्छा काम किया है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अब रूबरू, क्योंकि वो किसान जो हैं उनसे ज़्यादा एज में हैं, तो उनके सुपुत्र हैं, ये खुद काम देखते हैं। आप रिटायर्ड DRDO से हैं, तो ये भी रुचि रखते हैं खेती में रिटायरमेंट के बाद में भी। और इस तरह से ये अन्य किसानों के लिए भी एक मार्गदर्शक हैं। आसपास के किसानों का भी ये जॉइंट करके इनके संपर्क में जो आते हैं उनको तकनीकी जानकारी देना है। कृषि विभाग है, उद्यान विभाग से इनसे निरंतर संपर्क में है, वाटरशेड का है, सोलर वगैरह, ड्रिप वगैरह, ये अभी इन्होंने और लॉन्च किए बच्चों को शिक्षित करके। मेरा कहने का मतलब ये है कि कृषि एक ऐसा धंधा है या व्यवसाय है, जब तक इसका सही प्रबंध करके यदि आदमी चलेगा तो ये किसी भी बिजनेस से कम नहीं है। और खेती धना खेती नहीं हो और उसका मैनेजमेंट नहीं हो तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो आज की तारीख में ये प्रगतिशील किसान के रूप में इन्होंने बहुत ही अच्छा, और मैं तो ये अभी पूरे ज़िले में घूमता हूँ, मैं तो ये पात्रता रखते हैं, क्योंकि इनके एक्टिविटी फिजिकली हैं। और पशुपालन में भी इनके होलिस्टीन वगैरह 10-15 पशु रखते हैं। अच्छी उन्नत नस्ल की एक भैंस है, गाय है, इतनी ये पशु भी रखते हैं। ज़मीन अच्छी है, पानी का भी प्रबंध करते हैं। और इसी स्थिति में ये किसान एक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नौकरी के बाद भी ये अपना रहे हैं। और आज इनका जो प्रयास था, इनकी जो मेहनत थी, वो आज इस रूप में है कि इनके निरंतर एक एक पौधा इनको इनकम दे रहा है। और उन्होंने उस ज़माने में ये सोचा था कि ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन लघु समझ करके मैंने यही कहा था कि ये लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देगा, तो अब ये रिटर्न दे रहा है। दैट्स ऑल। ये अपने जो ये पेड़ दिख रहे हैं पूरे अम्रपाली आम है, ये हमने 3 साल पहले लगाए थे। आज ये जो इस साल से इन्होंने फसल देना ये स्टार्ट कर दिया। एक पेड़ के कम से कम 2-2.5 क्विंटल आम उतरते हैं और बहुत ही अच्छी किस्म के हैं, बहुत अच्छे, जो पकड़ने में अच्छा आराम से हो जाता है। कोई दवाई भी इतनी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, लेकिन देते हैं वैसे नॉर्मली। और ये अपने हम गढ़वाल जी के संपर्क में आए थे, उस टाइम उन्होंने हमारे को मोटिवेट किया और आज हम आगे बढ़ते जा रहे, पेड़ अच्छे से अच्छे लगा रहे हैं। अनार है, अमरूद है, आम है, आंवले हैं, करोने हैं, ये सब पेड़ बहुत ही अच्छे अपने यहाँ पर सूट है। अपनी कृषि में बहुत ही बढ़िया है। किसान अपने देख करके, और भी हमारे आस पड़ोस के जो किसान हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, उनको भी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और ये देखते हैं मेन की कृषि बहुत ही अच्छा एक है, स्कोप है, एक लेके चले हमें लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, इसमें पशुओं के भी दूध भी मिल जाता है, पेड़ों को जो खाद देते हैं उनको खाद मिल जाता है। और अच्छी चीज़ जो बाहर के जो दूसरे लंगड़े आम भी हैं, अनार भी हैं। आज हम कंवरपुरा ग्राम में सतपाल जी के खेत पे हैं। आपने अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण दल में, जो जिसमें मैं भी था, उसमें सहभागिता निभाई है। उन्नतशील किसान हैं, खेती पशुपालन यही इनका व्यवसाय है।
प्रेरणा लेकर के इन्होंने ये अंजीर की खेती शुरू की है, जिसमें बहुत ही अच्छे उनके प्लांट्स हैं और ये अभी फ्रूटिंग स्टेज में आ गए। 3 साल के आसपास हो गए, डेढ़ साल हो गया है। तो इसमें इनका जो है फैक्ट के अनुसार ये एक नया नवाचार कर रहे हैं कि भाई इस क्षेत्र के अंदर जो है किस प्रकार से खेतीबाड़ी को बढ़ाया जा सकता है, और आत्मा गतिविधियों में काफ़ी रुचि रखते हैं। इसीलिए कवरेज के लिए आज हमने ज़िले में ये मेरे समझ में पहला इतना बड़ा अंजीर का उत्पादन लेने के लिए प्लांट्स इन्होंने प्लांटिंग की है। आगे जो है इनकी मार्केटिंग का प्रोसेस कंपनी के थ्रू है और है, तो निश्चित रूप से इनके आय में इजाफा होगा। परंपरागत खेती से ये हटे हैं, सारे सिस्टम भी इन्होंने पानी वगैरह के डेवलप किए हैं, ड्रिप वगैरह भी हमारा भी है, तो ये कुछ करें। अब आप इनकी जो ये कल्टीवेशन की है किस प्रकार से किए, कौन सी तरह तौर तरीके रूबरू हो सतपाल जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतपाल, ग्राम कंवरपुरा जो सीकर शहर के नज़दीक है। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं अंजीर के, ये मैंने 1.5 साल पहले यहाँ खेत में लगाए थे। एक कंपनी है डेकोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ मैंने काम चालू किया। उन्होंने मेरे को इस बारे में समझाया, क्योंकि मैं भी पहले परंपरागत खेती ही करता था, जो भी रबी खरीफ की यहाँ होती थी आम किसान की तरह। लेकिन कंपनी के प्रतिनिधियों ने यहाँ आके मेरे को बताया, और फिर मैंने उनसे प्रेरित होके फिर उनसे प्लांट लिए। ये डिस्ट्रिक्ट सीकर का रहने वाला हूँ और मेरे पास एग्रीकल्चर भूमि भी है, खेती करता हूँ और पशुधन भी अच्छा रखता हूँ। मेरे पास 2-3 होल्स्टीन गायें हैं। वो गायें कम से कम भी एक गाय 20-22 लीटर दूध देती है, और 7-8 मुर्रा भैंसें हैं। एक भैंस करीब 16-17 लीटर दूध देती है, और उनका दूध मैं वो डेयरी तो नहीं कर रखी, परंतु जो प्राइवेट डेयरी है उनको दूध देता हूँ। जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रमों में प्रमुखतः बागवानी का है, नए नए कृषि यंत्र देने का है, और विभिन्न प्रकार के जो कृषि आदान हैं उन पर अनुदान देने का है। इसके अलावा किसानों में दक्षता का निर्माण करने के लिए, उनकी जानकारी में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के भ्रमण आयोजित किए जाते हैं। समय समय पर किसानों को राजस्थान में, राजस्थान से बाहर जो भी कृषि से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं या अन्य अनुसंधान केंद्र हैं, वहाँ का भ्रमण कराया जाता है। इसी प्रकार से किसानों को प्रदेश के अंदर हो या चाहे राजस्थान से बाहर हो, उनको कई प्रकार के कृषि से संबंधित प्रशिक्षण दिलवाए जाते हैं। जिन किसानों को राजस्थान से बाहर या राजस्थान में भ्रमण कराए जाते हैं, तो वो भ्रमण ऐसे स्थानों पर कराए जाते हैं जहां किसानों को आधुनिक खेती की नवीनतम तकनीकें उनको देखने का और समझने का अवसर प्राप्त होता है। उनका यही फ़ायदा होता है कि जो खेती की आधुनिक तकनीकी या जो प्रणाली उनको अच्छी लगती है, और किसान आश्वस्त हो जाता है कि ये तकनीकी या प्रणाली मेरे लिए यहाँ उपयोगी हो सकती है, तो किसान उस तकनीकी या प्रणाली को अपने यहाँ भी अपनाते हैं। तो उसी के कारण से आज ज़िले के अंदर किसान प्रेरित होकर के कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के फलों के बगीचे लगाते आ रहे हैं। इसके अलावा कृषि की जो आधुनिक प्रणालियाँ हैं उनको भी अपनाते आ रहे हैं। किसानों के सहयोग के लिए कृषि विभाग द्वारा चाहे बागवानी के अंतर्गत बगीचा लगाना हो, सौर ऊर्जा पंप लगाना हो, कोई ग्रीन हाउस लगाना हो, शेडनेट हाउस लगाना हो, प्लास्टिक मल्चिंग की स्थापना करना हो, लो टनल की स्थापना करना हो, इन सब के लिए किसानों को अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अनुदान सहायता से प्रेरित होकर किसान ज़िले के अंदर लगातार बागवानी के अंतर्गत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़िले के अंदर
बागवानी का क्षेत्रफल निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खेती में महिलाओं की भी बहुत बड़ी एक भागीदारी होती है। ज़िले के अंदर महिलाओं की दक्षता में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और उनके भ्रमण इत्यादि कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा निरंतर आयोजित करवाते जा रहे हैं। ज़िले की विभिन्न तहसीलों, विभिन्न गांवों और विभिन्न ढाणियों से ऐसी कृषक महिलाएं जो खेती के बारे में कुछ नया जानना चाहती हैं या खेती करना चाहती हैं, उनको ज़िले के अंदर चाहे प्रशिक्षण हो चाहे भ्रमण हो, उनको विशेष तौर से आमंत्रित किया जाता है। उनको खेती की आधुनिक प्रणालियाँ उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण कराया जाता है। भ्रमण के दौरान महिला कृषकों को विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, उनकी उन्नत किस्में हैं, उनको देखने का अवसर मिलता है। लोग कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई इंसान कुछ करने की ठान ले तो अपनी मेहनत, ज्ञान और लगन से बहुत कुछ कर सकता है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने खेती को एक लाभकारी सौदा बना दिया है। किसान आज अपने परिवार का अच्छी प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिला रहे हैं। किसान ने आज खेती को एक लाभकारी सौदा बना दिया है। अब बनाया कैसे है? किसान खेती करने के जो आधुनिक तौर तरीके हैं उनको अपनी खेती के अंदर इस्तेमाल किया है और खेती को लाभकारी सौदा बना दिया। तो लो चलते हैं, मिलते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिनका नाम चंद्रभान स्वामी है। झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति के रहने वाले हैं। हाँ भाई लोगों, मैं तरबूज की खेती का बारे में बता रही हूँ थाने, जो थे देख रहे हो या तो या मैं साल में 3 बार बाऊँ। शुरू के मायने मैं क्यारी दोहरासूँ तरबूज बाबो चालू करियो। 2 बीघा बाया बीघा माए मैंने कुछ मुनाफो लाग्यो तो फिर मैं ड्रिप लगाई। तो ड्रिप से मैंने कुछ पानी की बचत हुई तो फिर मैं ड्रिप से तरबूज चालू कर दियो। फिर साल में 2 बार बाद तो फिर इन मैं कोशिश करी कि आप 3 बार भी लगा सका। तो इसलिए मैंने साल में 3 बार लगा वो चालू कर दियो। फर्स्ट फसल में जनवरी में बोऊँ, फिर दूसरी फसल अप्रैल मई में लगा दूँ और तीसरी फसल एंड हो जाए या नवंबर तक। तो भाई लोगों ये बात जो ते देख रहे हो का माए सो तरबूज तो तोड़ लिया गया ही, बाकी मतलब अच्छो प्रोडक्शन हो रही है। इसमें अपन दूसरों पानी की भी खूब बचत हो रही है। शुरू में 2 बीघा बायो, फिर 5 बीघा लगायो, अब 10-13 बीघा मेरे कन फिलहाल तरबूज है जो ड्रिप से है। पानी की भी कम मतलब खर्चो है और बढ़िया उत्पादन हो रही है मेरे। खेती के साथ साथ यदि बकरी पालन का कार्य किया जाए तो इससे भी किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाई जा सकती है। ज़िले के अंदर कई किसान बकरी पालन का कार्य कर रहे हैं। आप अमर सिंह जी का जो बकरी का ये जो फार्म देख रहे हैं, इसमें जितनी भी बकरियां हैं ये सिरोही नस्ल की हैं और अपने राजस्थान के अंदर सिरोही नस्ल को बकरियों की एक नस्ल के रूप में माना जाता है। तो इन्होंने गाय पालन के साथ साथ ये बकरी पालन का कार्य भी कर रखा है। ये बकरियों का एक शेड बना हुआ है और यदि इसको वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो ये किसानों की खेती के साथ साथ आमदनी का एक अच्छा जरिया हो सकता है। अपन जो ये बकरी पालन का जो फार्म देख रहे हैं ये अमर सिंह जी का है। ये गाय फार्म के साथ साथ इस बकरी फार्म को भी ये चला रहे हैं। ये सारी की सारी बकरियां हैं। राजस्थान में जो सिरोही नस्ल को एक अच्छी नस्ल माना जाता है ये उसी नस्ल की हैं और ये लगभग इसको पिछले 6 साल से कर रहे हैं। मुनाफे का फ़ायदा होने के कारण से ये लगातार इन बकरियों का ये पालन कर रहे हैं। हर साल ये लगभग 2 लाख की बकरी और ये बकरे बेचते हैं और इनका खर्चा मुश्किल से लगभग 50,000 रुपये के आसपास आता है। तो इनको इस फार्म से अच्छी आमदनी हो रही है। तो इस फार्म का इन्होंने जो प्रबंधन है वो काफ़ी अच्छा कर रखा है। इन पशुओं की नस्ल तो अच्छी है ही है, इसके साथ में पशुओं को जो आहार दिया जाता है वो भी अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है। पशुओं का समय पर ये टीकाकरण भी करवाते हैं और पशुओं को समय पर ये पानी पिलाना है उसका भी ध्यान रखते हैं
किसी प्रकार की बीमारी होने पर ये तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेकर के पशुओं का इलाज करते हैं। तो इनका प्रबंधन, पशुओं की देखभाल अच्छी होने के कारण से ये बकरी पालन भी इनके लिए एक फ़ायदेमंद एक व्यवसाय बना हुआ है। तो यदि ज़िले के दूसरे किसान भी यदि पशु प्रबंधन की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए यदि बकरी पालन करें तो निश्चित तौर से उनके लिए भी बकरी पालन एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। सिंह जी, ये बताओ कि ये एक बकरी है, ये फिलहाल कितने के समय की होगी, कितनी अवधि होगी इसकी? ये तो 6 महीने का होगा लगभग। 6 महीने का होगा। तो ये बकरी एक बकरा है? बकरा। तो कितना बड़ा होगा तब आप इसको बेचोगे? ये साहब ये 5 और 6 महीने में जो बकरी आएगी ना उस टाइम बिकेंगे। उस समय तक ये कितने वजन का हो जाएगा? ये लगभग इस टाइम हो जाएगा ये 60-65 किलो का। तो 60-65 किलो का मतलब है लगभग ये 20-25 हज़ार रुपये का हो जाएगा। तो साल भर में कितने बकरे हो जाते हैं? साल में देख लो जिनको आप बाजार में बेच देते हो। मतलब बकरी ईद पर तो ये 19 बकरा 19 बकरे बकरा ईद पर बेच देते हो। और छोटे थोड़ा वो बाद में बिक जाएगा। लेकिन बकरा ईद पर आप लगभग 19 के आसपास बकरे बेच देते हो और उसकी कीमत लगभग 25,000 के आसपास आपको आसानी से मिल जाती है। तो एक थोड़े से समय के अंदर बकरे की देखभाल करने से आपको 25,000 रुपये मिल जाते हैं। तो 25,000 में एक उस बकरे का कितना खर्चा आ जाता होगा? जैसे आप इनको 25,000 रुपये मिले, हाँ, तो आपको उसको खिलाने पिलाने पे कितना रुपये खर्च हुए होंगे? लाने के तो उसके तकरीबन ये मानो कि 8-10 हज़ार के करीब। मतलब 25,000 का जब बकरा बेच रहे हों तो उसको खिलाने पिलाने पे 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि आपको लगभग यानी 15-16 हज़ार रुपये एक बकरे पे 5-6 महीने में आपको मिल जाते हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये जो बकरी पालन का सौदा है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है? हाँ, फायदेमंद। तो आप दूसरे किसानों को भी कहोगे कि भाई इस प्रकार से यदि वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन, जिसमें खास तौर से बकरी पालन यदि वो किया जाए नहीं, इसमें साहब हमारे बड़ा फायदा। इस आसपास के वो कहेंगे तो ग्राहक व्यापारी आएंगे दूर से खरीदने के लिए। जब हमारे 18 दूसरे पड़ोस में अगर 20 और हो गए तो 40 के लिए ग्राहक चल के और ज़्यादा आता है। तो आसपास के किसान भी आपके यहाँ से हाँ, बकरे खरीदते हैं क्या? 3-4 जगह, ये मेरे पास में ही है 3-4 जगह। तो आप अपने उन्हीं को ही बकरे और बकरियां दिए होंगे? हाँ, दिए। तो आपके इस बकरी पालन फार्म से आसपास के किसानों को ये फायदा हो रहा है कि वो भी अच्छी नस्ल के पशु आपके यहाँ से लेकर जाते हैं और वो भी एक बकरी पालन करने लग गए हैं। तो इसका मतलब आप आसपास के किसानों के अंदर भी बकरी पालन का जो कार्य है, हाँ, वो हम उसके लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए। तो आज हम झुंझुनू जिले की मंडावा पंचायत समिति के गांव जालिमपुरा में हैं। आप इधर देख रहे होंगे ये एक गायों का फार्म है और उससे आगे एक बकरियों का फार्म है। इस फार्म के मालिक श्री अमर सिंह जी हैं। ये एक अच्छे प्रगतिशील पशुपालक हैं और इन्होंने पशुपालन को एक काफ़ी लाभप्रद व्यवसाय भी बना दिया है। इसी कारण से इनको जिला स्तर पर अच्छे पशुपालक के रूप में पुरस्कृत भी किया गया है। आप देख रहे होंगे इस गायों का जो ये शेड बना हुआ है उसमें लगभग 40 गायें हैं और लगभग 15-16 बछड़ियाँ हैं। ये सारी गायें अच्छी नस्ल की हैं और वो नस्ल हॉलिस्टीन है। प्रति गाय लगभग औसतन 25 लीटर के आसपास दूध प्रतिदिन देती है और इस समय लगभग 25 गायें दूध दे रही हैं। क्योंकि दूध की मात्रा प्रतिदिन अधिक होती है तो हाथ से दूध निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इन्होंने दूध निकालने की मशीन भी लगा रखी है। तो प्रत्येक गाय का दूध मशीन के द्वारा निकाला जाता है। दूध बेचने के लिए इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। आप देख रहे होंगे ये सारी हॉलिस्टीन नस्ल की गायें हैं और अच्छी गायें अच्छा दूध देती हैं। प्रत्येक गाय औसतन 25 लीटर दूध प्रतिदिन एक ब्याउत में देती है। इस समय लगभग 25 के आसपास गायें दूध दे रही हैं।
दूध की मात्रा अधिक होने के कारण से हाथ से दूध निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इन्होंने सुविधा के लिए दूध निकालने वाली मशीनें लगा रखी हैं और हर गाय का दूध मशीन के द्वारा ही निकाला जाता है। दूध पर्याप्त मात्रा में होता है। तो स्थानीय स्तर पे तो दूध नहीं बिक सकता इतना, लेकिन पास में झुंझुनू शहर होने के कारण से इनका दूध झुंझुनू शहर में बिकने के लिए चला जाता है और आसानी से दूध इनका बिक जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिदिन लगभग ये 200 लीटर के आसपास दूध बेचते हैं और इनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। तो इस पशुपालन को एक मुनाफे का सौदा बनाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी है और वैज्ञानिक विधि से पशुपालन के जो गुर हैं वो भी इन्होंने अच्छी प्रकार से सीख रखे हैं। तो ये जो पशुपालन आप देख रहे हैं ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। दूध की मात्रा अच्छी हो इसके लिए ये पशुओं के स्वास्थ्य, पशुओं के आहार, इन पर ये विशेष ध्यान रखते हैं। पशुओं को पौष्टिक आहार खिलाया जाता है, पशुओं को मिनरल मिक्सर दिया जाता है, पशुओं का समय पर टीकाकरण कराया जाता है। जब कभी भी कोई पशु बीमार हो जाता है तो ये तत्काल पशु चिकित्सक डॉक्टर से परामर्श लेकर के उसका तत्काल इलाज करवाते हैं और पशु समय पर गाभिन हो इसके लिए जब भी पशु गर्मी के अंदर आता है ये तत्काल डॉक्टर से पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान भी ये करवाते हैं। और आप देख रहे होंगे ये सामने ये हरा चारा खड़ा हुआ है। तो ये पशुओं को पौष्टिक आहार देने के लिए ये हरा चारा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो साल भर इनके यहाँ ये हरा चारा खड़ा रहता है और ये पशुओं को ये पशु आहार खिलाते रहते हैं। और इनके पास में इस पशु चारे को प्रत्येक पशुओं को खिलाने के लिए इन्होंने एक कुट्टी की मशीन लगा रखी है जो आप देख रहे होंगे पास में ही लगी हुई है। ये मशीन से चलने वाली ये कुट्टी काटने की मशीन है। तो इससे जो हरा चारा है वो आसानी से कट जाता है और प्रत्येक पशु को ये हरा चारा आसानी से खिला देते हैं। अब पशुओं को ये बंटा खिलाने के लिए इन्होंने एक आप उधर सामने देख रहे होंगे एक भट्टी लगी हुई है, उसके ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई है, उसके अंदर ये पशु आहार जिसमें बंटा खास तौर से शामिल है उस बंटे को थोड़ा सा ये गर्म करते हैं। तो उसी भट्टी के ऊपर ये आसानी से बंटे को गर्म कर लेते हैं और पशुओं को बाद में इस बंटे को ये खिलाते हैं। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। ये हर जिले के अंदर आत्मा तकनीकी एवं प्रबंध अभिकरण की स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, पशु और सहकारिता, पंचायत राज, ये जो लाइन डिपार्टमेंट है, इनके सभी के सहयोग से कृषि की प्रसार एवं अनुसंधान की गतिविधियाँ जो होती है इनके माध्यम से चलाई जाए। आज भी भीलवाड़ा जिले के अंदर आत्मा योजना के अंदर ये जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, 5 लाइन डिपार्टमेंट, उनसे संबंधित सारी गतिविधियाँ जैसे प्रदर्शन लगाना, काश्तकारों को भ्रमण करवाना, काश्तकारों को बाहर जिले के अंदर, जिले के बाहर और राज्य के बाहर भी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं भ्रमण आयोजन करना, ये सारी गतिविधियाँ आत्मा योजना के अंदर संचालित की जा रही है। इसके साथ ही जो बहुत ही बढ़िया योजना इस आत्मा योजना के अंदर जो है वो है कश्यप पुरस्कार योजना। आज भी भीलवाड़ा जिले के अंदर 5 गतिविधियाँ कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, नवाचार और जैविक के क्षेत्र में यहाँ के काश्तकार काफ़ी आगे आ रहे हैं। हम उन काश्तकारों को ब्लॉक स्तर पे 10,000 रुपये, जिला स्तर पे 25,000 रुपये और राज्य स्तर पर भी उसको 50,000 रुपये तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2021 के अंदर भीलवाड़ा जिले के अंदर राज्य स्तर पर भी एक जैविक खेती के माध्यम से एक पुरस्कार काश्तकार को 50,000 रुपये का राज्य स्तर का पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसके साथ ही हमने अब की बार अलाइड प्रदर्शन, ये अपने क्रॉप के प्रदर्शन तो हर साल लिए जाते हैं, इसके अलावा भी हमने अलाइड प्रदर्शनों के अंदर अब की बार पहल की है। हमने माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से और हमने गवर्निंग बोर्ड की बैठक में भी इसका अनुमोदन लिया है, एएमसी की बैठक में भी हमने इसका अनुमोदन लिया है कि अब की बार क्यों ना अपन अलग हटके करें। तो हमने मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी भीलवाड़ा जिला काफ़ी अग्रणी है।
तो यहाँ पे मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी हमने 300 काश्तकारों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, जो कृषि महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, उसके माध्यम से हमने करीब 7,500 प्रताप धन और कड़कनाथ के चूजे मुर्गी के पालन के क्षेत्र में हमने इनसे लेकर के, और प्रत्येक काश्तकार को 300 काश्तकारों को हमने लक्ष्य लेके चले हैं, और प्रत्येक काश्तकार को हमने 25 चूजे, 2 खाने के बर्तन और 2 पानी पीने के बर्तन निःशुल्क काश्तकार को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम और भी जो FSG, हमारे FIG कृषक रुचिकर समूह है, या और भी खाद्य सुरक्षा समूह है, इनके माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महिला, विशेष तौर पर महिला काश्तकारों की ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है कृषि विज्ञान केंद्र में। हमारे यहाँ बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र है, उसके माध्यम से, और इसके अलावा भी हमारे ब्लॉक लेवल के जो ब्लॉक टेक्निकल टीम जो बनी हुई है, जो हमारे सहायक कृषि अधिकारी और कृषि प्रशिक्षक फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम कृषकों को काफ़ी तकनीकी ज्ञान अर्जित किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन इन लाइन डिपार्टमेंट जितने भी इनकी कौन कौन सी योजनाएं जो काश्तकारों के हित करे, जो लाभदायक है, वो सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार हम आत्मा योजना के माध्यम से, आत्मा फंड के माध्यम से हमने पैम्पलेट बुकलेट के माध्यम से इनको हम काश्तकारों को निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। अभी आजकल जैसा कि आपको पता ही है कि प्रशासन गाँव के संघ शिविर भी प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर लग रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है, और ये प्रयास हम शुरू से कर रहे हैं, जब से कैंप चालू हुए हैं, कि इन योजनाओं का जो विभागीय योजनाएं, जो लाइन डिपार्टमेंट है, कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, इनकी कौन कौन सी योजनाएं जो काश्तकारों के लाभदायक है, उन योजनाओं के पैम्पलेट छपा करके हम इन कैंपों के माध्यम से इनको प्रचार प्रसार के लिए, काश्तकारों को जागरूक करने के लिए हम वितरण करवाए जा रहे हैं। हाँ किसान भाइयों, आप सभी को राम राम। आज अपन आए हैं भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा पंचायत समिति के गांव सूरत सिंह का खेड़ा में। ये जो आप सूरत सिंह का खेड़ा है, आप ये गांव, यहाँ पर हमारे बहुत ही प्रगतिशील काश्तकार है गीसू सिंह जी राजपूत, जो कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफ़ी इनोवेटिव फार्मर है और काफ़ी अच्छा काम इन्होंने एग्रीकल्चर के सेक्टर में किया है। ये जो आप देख रहे हो, आंवले का बगीचा लगाया इन्होंने, और खरीफ के अंदर ये आंवले के बगीचे के अंदर इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं। ये दलहनी फसलें जो उड़द चौड़ा की फसल ये खरीफ के अंदर लेते हैं, अभी रबी के अंदर ये आंवले के बगीचे के अंदर ये इंटरक्रॉपिंग के रूप में चने की फसल ले रहे हैं ये, और आगे चने की फसल देख रहेंगे। ये आंवले का फल फ्रूट का बगीचा लगा रखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छे कर्मठ और प्रगतिशील काश्तकार हैं। ये खेती और बाड़ी दोनों के साथ साथ ये कृषि यंत्र का भी काफ़ी अच्छा प्रयोग करते हैं, काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, और चाहे हस्त चलित हो, चाहे वो शक्ति चलित हो, चाहे वो ट्रैक्टर चलित हो, सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का ये खुद तो उपयोग करते ही हैं, साथ में दूसरे काश्तकार आसपास के जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी ये उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि इतना अच्छा इनका कार्यक्रम यहाँ पे, इतना अच्छा इनका यहाँ पे लाइजन काश्तकारों के बीच में है, ये आप ताजुब करोगे कि ये गीसू सिंह जी ये पहले बिजनेस का काम करते थे। ये बॉम्बे में बिजनेस को छोड़ करके ये किसी कारणवश यहाँ आए हुए थे इधर, और खुदा न खास्ता हमारा एक टूर जा रहा था अजमेर और इधर इंटरस्टेट वाला टूर, उस टूर में चले गए और वहाँ से ये ऐसी प्रेरणा लेके आए हैं कि इन्होंने एक बार बॉम्बे जाने के बाद फिर वापस आए, फिर वापस बॉम्बे नहीं गए। ये कहते हैं कि मेरे को बिजनेस छोड़ करके मुझे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करना है। काफ़ी सालों से ये एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, और ये सारी बागवानी का काम भी कर रहे हैं, खेतीबाड़ी का काम भी कर रहे हैं, कृषि यंत्र भी काम में ले रहे हैं, और तो और ये खुद भी एक एग्रीकल्चर आर्टिजन के रूप में भी काम कर रहे हैं। इन्होंने वीडिंग के लिए कई तरह के कहाँ से अपन यंत्र लाएंगे, कहाँ से क्या करें, तो इन्होंने जुगाड़ टेक्निक जो अपने राजस्थान के अंदर और मोस्ट ऑफ ज़्यादातर अपने मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर खास जुगाड़ टेक्निक काम में लेते हैं। ये मोटरसाइकिल पे अभी दिखाएंगे आपको, मोटरसाइकिल पे भी एक ऐसा यंत्र काम में ले रखा है, इन्होंने खुद ने जुगाड़ टेक्निक के द्वारा उसको बनाया है, और उससे ये वीडिंग भी करते हैं। और इसके साथ साथ ये अनाज का भंडारण के लिए भी इन्होंने एक भंडारण का भी एक स्टोरेज बना रखा है वहाँ पे। ये अनाज भंडारण करके उनको फ्यूमिगेशन वगैरह सारी टेक्निक जो अपने एग्रीकल्चर के अंदर, एक पीओपी के अंदर, या जो भी अपने सिफारिशें हैं, वो सारी सिफारिशें काम में लेते हैं। कृषि के जितने भी 22-21 मूल मंत्र है, उनमें से 80-90% मूल मंत्र ये काम में लेते हैं। इनका चयन किया गया है
और भंडारण के अंदर भी ये हमारे अनाज को भंडारण का अगर अच्छी रेट होती है तो मंडी में बेच देते हैं, अच्छी रेट नहीं होती है तो अपने अनाज को भंडारण में रख करके, और जब मंडी के भाव ये नेटवर्क पे देखते हैं, ये गूगल पे देख लेते हैं, ये सारा किसान साथी पोर्टल का भी ये उपयोग करते हैं। तो ये सारा करके इनको जो भी लगता है कि भाई आज भाव मंडी का भाव अच्छे हैं, उसी टाइम अपने पैदावार को अपनी उपज को मंडी में जा करके बेचते हैं। और साथ ही ये काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं। पिछली बार भी इनको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपने आत्मा योजना की तरफ से जो एक कृषक पुरस्कार की जो योजना है, उस कृषक पुरस्कार की योजना में इनको जिला स्तरीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये है अपना गीसू सिंह जी राजपूत। तो कितने दूरी में है मिर्ची? ये कितने बीघा होगा? 1 बीघा है। 1 बीघा और 1 बीघा उधर है। 2 बीघा में है मिर्ची। आप सभी को मेरा बहुत राम राम। अपन आज भीलवाड़ा जिले की आसीन पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बराना में आए हुए हैं, और ये बराना के अंदर हमारे बहुत ही प्रगतिशील जिले के उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत ही प्रगतिशील काश्तकार है श्रीमान विष्णुदेव जी पारिक साहब। इनके यहाँ पे हम आए हुए हैं, और इन्होंने उद्यानिकी के क्षेत्र में हर तरह के आयाम स्थापित किए हैं, और इतनी प्रेरणा काश्तकार यहाँ से ले रहे हैं कि इनके बगीचे लगे हुए हैं। आंवला के, अनार के बगीचे लगाए हुए थे। इनके सब्जियों के क्षेत्र में मिर्ची के, टमाटर के, बैंगन के सारे इन्होंने पौध तैयार करते हैं। पौध के बाद जो नीडी फार्मर होते हैं उनको देते भी हैं, सप्लाई भी करते हैं, और खुद के भी यहाँ पर सब्जियों की धंधा करते हैं ये। इसके अलावा इन्होंने ग्रीन हाउस भी बना रखा है जिसमें खीरा, ककड़ी वगैरह लेते रहते हैं। यहाँ पे सौर ऊर्जा भी इन्होंने लगा रखी है। इन्होंने फार्म पॉन्ड, पक्का वाला फार्म पॉन्ड काफ़ी अच्छा भी लगा रखा है इन्होंने। काफ़ी मतलब उद्यानिकी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के आसपास के जो काश्तकार हैं उद्यानिकी के क्षेत्र में, यहाँ ट्रेनिंगें भी आयोजित, ये विभागीय ट्रेनिंगें तो होती है ही, इनके अलावा ये अपने स्तर पे भी यहाँ पे ट्रेनिंगों का आयोजन करवाते हैं। और आसपास के जितने भी किसान जुड़े हुए हैं इनसे, सब इनसे प्रेरणा लेकर के उद्यानिकी के क्षेत्र में अपने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सांवरलाल गुजर, कृषि प्रशिक्षक आसीन। आप ये देख ही रहे हैं हमारे यहाँ हमारे सेक्टर के प्रगतिशील काश्तकार विष्णुदत्त जी शर्मा पारिक साहब के ये फार्म पर आप मल्चिंग वाली जो ये मिर्च की खेती देख रहे हैं। और ये हमारे शर्मा जी जो पारिक साहब हैं, ये बहुत ही मतलब इनकी उद्यानिकी के अंदर एक्टिविटीज़ है, काफ़ी अच्छे प्रगतिशील काश्तकार हैं। और यहाँ पे समय समय पर इस फार्म के ऊपर, पारिक साहब के फार्म के ऊपर आसपास के जो एरिया हमारे आसीन ब्लॉक के किसान यहाँ आते हैं, प्रशिक्षण जो आयोजित होते हैं, शर्मा जी पारिक साहब जो प्रशिक्षण आयोजित कराते हैं, तो यहाँ के आसपास के काश्तकार यहाँ आते हैं और प्रशिक्षण से और इनके जो भौतिक रूप से इनके जो फार्म की एक्टिविटी देख के कुछ सीख के जाते हैं। और यहाँ से कुछ अच्छे काश्तकार सीख के प्रशिक्षण लेके जाते हैं और वो अपने खेत पर उस एक्टिविटीज़ को करते हैं। और इनके यहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे मल्चिंग की है, ये अपने पॉली हाउस की है, और सौर ऊर्जा और सेजन है, मिर्ची जो अपनी ये सब्जियों के ऊपर खेती कर रहे हैं, काफ़ी एक सामुदायिक फार्म पॉन्ड है। तो काफ़ी लोग यहाँ से हमारे जो काश्तकार हैं काफ़ी इनसे बहुत सीखते हैं। और इनके समय समय पर आत्मा योजना अंतर्गत जो प्रशिक्षण होते हैं, विभागीय जो प्रशिक्षण होते हैं, वो सीख के जाते हैं। और मैं भी समय समय पर, और कृषि विभाग की जो हमारे आला अधिकारी है, कर्मचारी है, जो भी फील्ड ऑफिसर है, हम सभी समय समय पर यहाँ आते रहते हैं, देखते रहते हैं। और तकनीकी ज्ञान होती है और जो विभागीय योजना होती हैं उनको सभी हम काश्तकार भाइयों को जानकारी देते हैं। धन्यवाद। ये जो अपन यहाँ पे खड़े हैं, ये हम अभी भीलवाड़ा जिले के बिगोद कस्बा है एक माडलगढ़ पंचायत समिति में, इसमें आज़ाद कृषि फार्म के यहाँ पे अपन खड़े हैं। यहाँ पे जैविक खेती के मामले में काफ़ी अच्छा काश्तकारों का काफ़ी अच्छा रुझान रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जिसके फार्म पर अपन खड़े हैं, अब्दुल रजाक जी, अब्दुल वहाब जी, इन्होंने काफ़ी अच्छा जैविक खेती के मामले में काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया है। और ख़ास तौर पे इनका जितने भी जैविक प्रोडक्ट है, जितने भी सारे के सारे जैविक प्रोडक्ट ये खुद बनाते हैं।
खुद बनाते हैं, खुद काम में लेते हैं। और काश्तकारों की जो विजिट होती है, जिले से बाहर के, राज्य से बाहर के काश्तकार भी यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं। उनको सबको अच्छी तरह जैविक खेती के बारे में बताते हैं। एक तरह से इस एरिया में पूरे मेवाड़ के अंदर काफ़ी जिले इन्होंने कवर कर रखे हैं। और एक तरह से जैविक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने आत्मा योजना अंतर्गत पिछले साल 2021 के अंदर इनको राज्य स्तरीय पुरस्कार भी जैविक खेती के मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से इनको राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला जैविक खेती के माध्यम से। और इस फार्म पे एग्रीकल्चर से सुपरवाइजर से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर तक, कलेक्टर साहब, कई ब्यूरोक्रेट्स, कई IAS वगैरह, काफ़ी अच्छे उच्च अधिकारी का भी यहाँ पे भ्रमण रहा है यहाँ पे इस फार्म के अंदर। और अभी भी आज की तारीख में भी इन्होंने जैविक, आप पपीता देख लो, आप चाहे मटर देख लो, आप चाहे संतरा देख लो, आप ये सारे के सारे जैविक के रूप में ले रहे हैं। खीरा ककड़ी जैविक के रूप में ले रहे हैं। और जिसको अपन कहते हैं ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग इनके फार्म पे अपने को देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर भी है, इनके पास पोल्ट्री के भी है। अभी पोल्ट्री के भी इनके पास 2-3 पोल्ट्री फार्म सारे मिलाकर के करीब 13,000-14,000 बर्ड्स इनके पास बॉयलर अभी आज की तारीख में मौजूद है। तो सारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो सिस्टम है वो काफ़ी ये अभी अपना रहे हैं। और मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ इनको कई बार, कि आप अन्य जितने भी काश्तकारों की विजिट होती है उन काश्तकारों को भी आप अपने इस तरह की प्रेरणा दें। और निसंदेह प्रेरणा दे रहे हैं। और आज भी कई तरह की विजिटें यहाँ पे होती है। इसके अलावा भी इनके अलग अलग प्रोडक्ट, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट इनके पास मिल जाएंगे। इनके पास ऑर्गेनिक फार्म तो है ही, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ ये इनऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। सारा का सारा मिला जुला कार्यक्रम इनके यहाँ पे फार्म के ऊपर मिल जाएगा। मैं पदम सिंह भाटी, कृषि अधिकारी बाड़मेर। आत्मा योजना अंतर्गत सर्वप्रथम 2010 में एक भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था, जिसमें बूढ़ीवाड़ा बालोतरा के किसानों के द्वारा ये रुचि ली गई कि जो गुजरात में पड़ोसी राज्य गुजरात में जो अनार का बागवानी के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो उस भ्रमण कार्यक्रम में उन्होंने वहाँ के किसानों को देखा कि अनार की बागवानी कैसे करते हैं। तो वहाँ से आत्मा के भ्रमण से वापस लौटने के बाद में, यहाँ आने के बाद सन 2010 के आसपास की बात है, तो यहाँ के जो तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर थे, उनको जब ये बताया गया कि साहब जिस प्रकार से ये अनार का कार्यक्रम गुजरात में चल रहा है, तो उसी प्रकार का अनार का कार्यक्रम अपन बाड़मेर जिले में भी हम लोग किसान लोग चलाना चाहते हैं। तब तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर ने उसका एक प्रोजेक्ट उन्होंने बना के और RKY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अनार के अंदर एक प्रोजेक्ट उन्होंने सबमिट किया। उस प्रोजेक्ट के फलस्वरूप बाड़मेर जिले को सर्वप्रथम अनार के बारे में एक प्रोजेक्ट मिला और उस प्रोजेक्ट की क्रियान्वित के रूप में सबसे पहले 32 हेक्टेयर के अंदर बूढ़ीवाड़ा बालोतरा के अंदर में अनार की स्थापना हुई। और सन 2010 से लेकर 2021 के दरमियान देखें, वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो जो एक 32 हेक्टेयर में जो शुरुआती प्रोजेक्ट था वो आज लगभग 8,000 हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। और बाड़मेर जिला अनार के क्षेत्र में अनार उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नंबर 1 पे पहुँच चुका है। तो इसके पीछे ये किसानों की कड़ी मेहनत, कृषि विभाग के योजनाओं की तत्परता और कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा समय समय पर सुझाए गए किसानों के जो भी सवाल थे उनके प्रत्युत्तर, उन्हीं के फलस्वरूप आज बाड़मेर जिला अनार के रूप में आत्मनिर्भर बन गया है और एक अनार का बहुत बड़ा नाम बन गया है। उसी के साथ साथ अनार के विपणन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में भी वर्तमान के कृषि आयुक्त श्री डॉक्टर ओम प्रकाश सर के भी प्रयासों के फलस्वरूप अनार की जो एक मंडी का जो अभाव महसूस किया जा रहा था, वह अनार की मंडी भी बूढ़ीवाड़ा में खुल चुकी है। किसानों को वहीं का वहीं विपणन करने की बहुत अच्छी सुविधा मिल गई है। इससे किसानों को जो अनारों से जुड़ी हुई समस्या, तकनीकी ज्ञान तो हम लोग उनको दे पा रहे थे, लेकिन विपणन का भी हमने उनका समाधान करने का एक राज्य स्तर से जो प्रयास हुआ वो भी एक सराहनीय प्रयास है। इसके अलावा बाड़मेर जिले में आत्मा के विभिन्न अलग अलग समय में किए गए अंतर्राज्य भ्रमण और राज्य के बाहर के जो राज्य के अंदर के और राज्य के बाहर के भ्रमणों के फलस्वरूप हम देखते हैं, जब यहाँ के किसानों को हमने बीकानेर और जैसलमेर के खजूर फार्मों का अवलोकन कराया तो किसानों के अंदर खजूर की एक जागरूकता पैदा हुई। तब उनको लगा कि अगर जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र में खजूर हो सकते हैं तो क्यों नहीं बाड़मेर के क्षेत्र में हो सकते हैं। उसी के फलस्वरूप 2009-10 के आसपास सबसे पहले आलमसर में सादुल्ला राम जी के वहाँ खजूर का पहला पौधा यहाँ पर बाड़मेर जिले में लगाया गया। उसी के फलस्वरूप एक खजूर की क्रांति आई और खजूर में किसानों का बहुत अच्छा रुझान बढ़ा और किसानों के अंदर में खुनेगी, बरही, मेडजुल 3 ऐसी किस्में हैं जिसको लेकर किसानों में बहुत अच्छा उत्साह है।
और आज भी किसानों के लगभग 10 से 20 हेक्टेयर के आवेदन प्रति वर्ष आते हैं। चूंकि इतना महंगा पौधा होते हुए भी इतने बड़ी संख्या में आवेदनों का आना, और हम चूंकि पौधों की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब किसानों की रुचि जो है ये खेती के बदलते परिवेश को ही दर्शित करता है। इसके अलावा आत्मा भ्रमण का सबसे जो सुखद परिणाम हमको देखने को मिला वो ये मिला कि यहाँ के किसानों ने जब पंजाब और लुधियाना वहाँ की यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक संरक्षित खेती, इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या पॉलीहाउस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने वहाँ देखने के बाद इन किसानों में रुचि हुई। और हम आज देखते हैं कि उद्यानिकी के क्षेत्र में जगह जगह सिवाना हो, चाहे बाड़मेर का क्षेत्र हो, चाहे बालोतरा के आसपास का क्षेत्र हो, वहाँ पर ग्रीन हाउस, वहाँ पर पॉली हाउस भी किसान कर रहे हैं। क्योंकि महंगी खेती होते हुए भी किसान इसमें अपनी पूंजी लगाकर पूरे मेहनत के दम पर इसमें बहुत अच्छा फायदा कमा रहे हैं। तो आत्मा योजना का जो इस जिले के ऊपर जिले के किसानों के साथ साथ यहाँ के जो जिले के किसानों के साथ साथ यहाँ के जो आम लोग हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। मेरा नाम विजय सिंह डागुर है। मैं आत्मा परियोजना में उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक के पद पर जिला करौली में कार्यरत हूँ। आत्मा परियोजना देश में सभी राज्यों में चल रही है, राजस्थान के सभी जिलों में चल रही है। आत्मा परियोजना एक कृषि विभाग, पशुपालन, उद्यान विभाग और आपके मत्स्य और फिशरीज, इन सभी का जो मिला जुला जो है वो प्रोजेक्ट है, जो आत्मा प्रोजेक्ट है। आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषकों को विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रशिक्षण कराते हैं, विभिन्न प्रकार के कृषकों के भ्रमण कराते हैं, फसलों के प्रदर्शन लगाते हैं और खेत पाठशाला, फार्म स्कूल इनका आयोजन करते हैं। और ज़िले में तीनों तरह के प्रशिक्षण आयोजित करते हैं किसानों के ज़िले के अंदर, जिसमें संस्थागत प्रशिक्षण होते हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित करते हैं, और गैर संस्थागत प्रशिक्षण होते हैं। इसके अलावा ज़िले से बाहर या राज्य के अंदर जो है वो कृषक प्रशिक्षण होते हैं। इसके अलावा राज्य से बाहर जो है वो प्रशिक्षण आयोजित करे जाते हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के जो भ्रमण कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाते हैं। ज़िले के अंदर भ्रमण कार्यक्रम हो गया, राज्य के अंदर हो गया, क्योंकि जो किसान है वो खेती को देख करके, किसी भी नवाचार को देख करके और फिर उसको अपनाता है। तो किसान जो है वो पहले खेत को देखता है, फिर उस नवाचार को अपनाता है। तो कृषकों के भ्रमण कार्यक्रम जो है ज़िले के अंदर, ज़िले से बाहर और देश से बाहर भी भ्रमण कराए जाते हैं। जैसे मान लो कोई फसल है, प्याज की खेती है, किसान ये चाहता है कि करौली ज़िले में भी प्याज हो, तो वो पहले प्याज की खेती को देखेगा, जिसके लिए हम हो सकता है कि उसको अलवर में भ्रमण कराएं या महाराष्ट्र के जलगांव में भ्रमण कराएं। जब वो प्याज की खेती को देख लेगा, उसके बाद में उसको एक विश्वास हो जाएगा और वो प्याज की खेती को अपने यहाँ खेत में भी वो करेगा। तो इस तरह से वो एक फसल दूसरे ज़िले में इस तरह से वो उसमें इंट्रोड्यूस होती है, उसमें शामिल होती है ज़िले में। तीसरी बात ये है कि कृषकों को जो प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए हैं, जैसे ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, जैविक खेती है, इन सारे कार्यक्रमों को जो अपनाता है, ऐसे प्रगतिशील किसानों का हम चयन करते हैं और प्रत्येक पंचायत समिति पे 2 किसानों को हम जो है वो पुरस्कार देते हैं। 10-10 हज़ार रुपये प्रति कृषक जो हम पुरस्कार देते हैं। और जिला लेवल पे जो इन्हीं किसानों में से जो जिला स्तर पर जो कृषक जो चयनित होते हैं, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित होती है गवर्निंग बोर्ड की, और उसमें हम ये निर्णय लेते हैं कि उन किसानों में से किन किसानों को हम उनके जो कार्य देख करके और उनको चयनित करते हैं, और उन किसानों को जिला लेवल पर 25-25 हज़ार रुपये प्रति कृषक के हिसाब से 2 किसानों का चयन करते हैं एक गतिविधि में। कृषि गतिविधि है, उद्यान गतिविधि है, जैविक खेती गतिविधि है, पशुपालन गतिविधि है। ये 4-5 जो गतिविधि हैं, इन 5 गतिविधियों में 2-2 किसान यानी कि 10 किसानों को जिला स्तर पर, और जैसे करौली ज़िले में 8 पंचायत समिति हैं तो 40 किसानों को टोटल जो किसानों का चयन किया जाता है, जितने आवेदन आते हैं उसमें से 10 किसानों को जिला लेवल पर और 30 किसानों को जो है वो पंचायत समिति लेवल पर इन किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रोत्साहन राशि जो है डीबीटी के माध्यम से किसानों के सीधे खाते में जाती है। इससे एक तरह से किसान प्रोत्साहित होता है और वो नए नवाचार कार्यक्रम
करने के लिए जो है वो प्रशिक्षण केंद्रों पर या फील्ड में जो है वो दूसरे के खेतों पर भ्रमण करने के जो है उसमें लालसा पैदा होती है, वो इच्छुक होता है। हमने करौली ज़िले के किसानों को जो है वो राज्य से बाहर, जैसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तक के ज़िलों में हमने उनको वहाँ की खेती और वहाँ का पशुपालन दिखाया है, भ्रमण कराया है, ताकि वहाँ का पशुपालन और वहाँ की खेती देख करके जो किसान यहाँ हैं वो नवाचार यहाँ भी अपना सकें। इसी तरह से हमने करौली ज़िले के किसानों को पहली बार जो है कोटा प्रशिक्षण केंद्र IEMTI कोटा के अंदर हमने उनको प्रशिक्षण दिलाया है कि वहाँ पर जैविक खेती और जो नवाचार के जो कार्यक्रम हैं वो सारे उनको दिखाए हैं और समझाया है। तो करौली ज़िले में धीरे धीरे किसानों में ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लो टनल और जैविक खेती के प्रति जो है वो रुझान बढ़ा है और किसान इनको अपना उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इनको अपना भी रहे हैं। आत्मा योजना अंतर्गत जिले में कृषकों की जो है गोष्ठी आयोजित किया जाती है। प्रत्येक पंचायत समिति में एक खरीफ मौसम में और एक रबी मौसम में, दोनों मौसम में फसल के समय या फसल बुआई से पहले जो है किसानों की गोष्ठी आयोजित की जाती है, ताकि उन गोष्ठियों में किसानों को हम बीजोपचार, खाद कितना दिया जाता है, निराई गुड़ाई कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को उनको बताया जा सके। इसी प्रकार से हमारे 2 वाद गाँव पे एक कृषक मित्र का हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से चयन कर रखा है। उन कृषकों को इन कृषक मित्रों के माध्यम से जो है वो कृषि, उद्यान, पशुपालन, इन सारी विभागों की योजनाओं की जानकारी देते हैं। ये समय समय पर, चूँकि ये लोकल होते हैं और उसी गांव के कृषक होते हैं, ये कृषकों के अंदर बैठ करके उनसे बातें करके सुबह शाम उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाते हैं और उन योजनाओं को बताते हैं, ताकि वो इन विभागों से वो किसान जो है वो जुड़ सकें। चौथी बात यह है कि आत्मा परियोजना के अंतर्गत जो है बड़े किसान मेले आयोजित किए जाते हैं और उसमें पूरे ज़िले के किसानों को बुलाया जाता है और उसमें जो कृषि से संबंधित जितने भी विभाग हैं, क्योंकि किसान जो फसल जो उगा रहा है वो किसान नहीं है, जो पशुपालन कर रहा है वो भी किसान है, मत्स्य पालन कर रहा है वो भी किसान है, तो सारे किसान हैं। इन सारे किसानों को बुला करके और इनके किसान मेलों के माध्यम से उसमें नई नई तकनीक जो है, नए कृषि यंत्र हैं, स्प्रे मशीन है, सीड ड्रिल है, रोटावेटर है, इन सारे यंत्रों का वहाँ दिखा करके किसानों को ये दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि इन आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके आप अपने उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। चलेगा, अपने पास लैब भी है सैंपल की, और आपको ट्राइकोडर्मा जो आता है वो उत्पादन करने की भी लैब है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जिले में अपने प्रशिक्षण आयोजित करवाना कृषकों के लिए, कृषक महिलाओं के लिए और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए, ये सब के ये फील्ड में भी और केंद्र में प्रशिक्षण आयोजित करवाने का काम है। इसके साथ साथ नई तकनीकी या नई जो किस्म निकल के आ रही हैं उनका कृषि विज्ञान केंद्र करौली जिले में हिंडौन तहसील के कुराशी गांव में स्थित है, जो कि जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। केंद्र का प्रमुख काम कृषकों, कृषक महिलाओं, युवाओं, स्कूल ड्रॉप आउट्स और प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण आयोजित करना। दूसरा, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित करना विभिन्न तकनीकी और किस्मों के अपने। तीसरा है प्रशिक्षण अनुसंधान आयोजित करना। और चौथा है फार्म के एक्सटेंशन फार्म पर, केंद्र के एक्सटेंशन फार्म पे अपने उच्च क्वालिटी के पौधे या सब्जियों की पौध उत्पादन करना, उन्नत किस्म का विभिन्न फसलों का बीज उत्पादन करना। साथ ही जीवंत इकाइयों के माध्यम से किसानों को आँखों से देखकर विश्वास करने वाली तकनीकी पर प्रसार का कार्य कर रहा है। अनुसंधान से संबंधित जो भी तकनीकी या किस्म निकल के आती है उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है। केंद्र की जो ये कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अधीन कार्य करता है, जिसमें अपने गोदित गांव में प्रत्येक ब्लॉक में 1 या 2 गोदित गांव लेते हैं और उन गोदित गांवों में केंद्र की जितनी भी गतिविधियां हैं, सब प्रशिक्षण आयोजित करना, प्रदर्शन लगाना, अनुसंधान, प्रशिक्षण अनुसंधान करना, समस्त गतिविधियाँ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा गोदित गांव में की जाती है। और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषकों को, जो गोदित गांव के कृषकों को अपने बीज, उन्नत किस्म के बीज, अपने सब्जियों के बीज, फसलों के बीज ये उपलब्ध करवाना होता है। इसके साथ साथ रोजगार परक 21 दिन के, 30 दिन के
25 दिन के इस तरह के प्रशिक्षण भी व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करवाते हैं, जिसमें मशरूम उत्पादन हुआ, लघु मुर्गी पालक हुआ, जैविक खेती हुआ, आपने बकरी पालन हुआ, ये सारे प्रशिक्षण हम आयोजित करवाते हैं। केंद्र द्वारा अपने भारत सरकार की आय दोगुनी करने वाली योजना के तहत हुक्मीखेड़ा गांव में हमने अमरूद के बगीचे लगवाए हैं, लगभग 4 हेक्टेयर एरिया में बेर के बगीचे लगवाए हैं। इसके साथ साथ उस गांव के कृषकों को अपने बकरी पालन पे के प्रशिक्षण दिया है, जिसमें कम से कम 4 व्यक्तियों ने बकरी इकाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही गाजर की नई किस्मों का हुक्मीखेड़ा गांव में प्रदर्शन लगाए। साथ ही सोमपाल का पूरा गांव है नज़दीकी। इसके अलावा अपने ये बंद का नगला एक गाँव है, जहाँ लॉकडाउन के दौरान अपने जो माइग्रेटरी लेबर हैं उनको बकरी पालन, मुर्गी पालन पे प्रशिक्षण दिया और उसमें से कुछ 2 व्यक्तियों ने मुर्गी पालन पे अपना व्यवसाय शुरू किया है। इसके साथ ही आप गांव धांधुरेत में हमने जैविक खेती का काम करवाया है। 20 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती करवाई। उसके साथ साथ वहाँ एक नई घास, एरोमेटिक प्लांट्स में एक रोज़ा घास, लेमन ग्रास, उसकी खेती किसानों से करवा रहे हैं, जो भविष्य में जाके उसके जो भी तेल निकलेगा उससे अपनी अतिरिक्त आमदनी वो किसान भाई लेंगे। इसके साथ ही अपने TSP विलेज के तहत गांव खुड़ा चैनपुर है, उस गांव में हमने मुर्गियों की अपने क्रोयलर नस्ल की मुर्गी की 50 यूनिट लगवाई थी। आज वहाँ के युवाओं ने कम से कम उसमें 4 युवाओं ने लगभग 1000 यूनिट की अपनी मुर्गियाँ लगा रखी है और मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं। इसी तरह से डोरावली गांव है, उसमें एक ऋषिकेश मीणा जी हैं, जिन्होंने 10,000 लेयर का एक फार्म स्थापित किया है, जिसका प्रशिक्षण उन्होंने यहाँ भारत कृषि कौशल विकास परिषद द्वारा कृषि का जो प्रशिक्षण किया है उससे प्रेरित होकर उन्होंने 10,000 मुर्गियों का ब्रॉयलर फार्म तैयार किया। इसी तरह से एक नारेड़ा गांव है, उसमें ब्रॉयलर मुर्गी पालन का व्यवसाय केंद्र की एक कृषक भाई ने किया है, वो भी यहाँ से प्रेरित होकर, और ये सब दोनों एक्टिविटियाँ मुर्गी पालन की लॉकडाउन में स्थापित करवाई गई। मैं डॉक्टर R.K. मीणा, कृषि प्रसार वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन करौली। आज हम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की जो मुख्य गतिविधियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन कार्य कर रहा है और कृषि विश्वविद्यालय कोटा जो है उसके अंतर्गत ये कृषि विज्ञान केंद्र और हमारा जिला आता है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की मुख्य जो गतिविधियां हैं उनमें कृषकों को, कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, दूसरा जो हमारा मैंडेट है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। हमारे ज़िले में या कहीं भी कई बार क्या होता है 8वीं 10वीं 12वीं पास करके जो बच्चे हैं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और युवक और युवतियां रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनको नीड के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र आइडेंटिफाई करके और उनको विभिन्न प्रकार के जैसे नर्सरी मैनेजमेंट है, डेयरी है, मुर्गी पालन है, जैविक खेती है, ऐसे लघु अवधि के प्रशिक्षण चलाता है, जिससे वो इस प्रशिक्षण में अपनी दक्षता हासिल करके और अपना स्वयं का जो है रोजगार चला सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे कृषि क्षेत्र में हमारे प्रसार कार्यकर्ता जो कृषि पर्यवेक्षक है या जो हमारी सोसाइटियां हैं उनके व्यवस्थापक है या दूसरे जो हमारे किसान साथी कृषक मित्र है और प्रगतिशील किसान है, वो सब जो कृषि के क्षेत्र में लगे हैं उन सब के लिए प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए जो है हम ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं, ट्रेनिंगों का प्रशिक्षणों का आयोजन करवाते हैं, जिससे क्या है कि उनको समय समय के हिसाब से उनका ज्ञान है उसमें वृद्धि होती रहे और नॉलेज अपडेट रहे ताकि किसानों को वो अच्छी तरीके से समझा सकें। इसके अलावा जो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हमारे वैज्ञानिक नई नई तकनीकी, नई नई खोजें, नई नई वेराइटियाँ, किस्में और वो इजाद करते रहते हैं, लेकिन वो किसान के खेत और खलिहान तक नहीं पहुंच पाते। क्यों कि अगर उनका हम फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन या प्रशिक्षण उन सब में उनको नहीं बताएंगे तो फिर वो क्या है कि पहुंचने में समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रथम पंक्ति प्रदर्शन जो है फसलों के ऊपर या तकनीकी के ऊपर आयोजित करते हैं। उससे क्या है कि हमारे जो किसान साथी है
वो उन प्रदर्शनों के माध्यम से नई तकनीकी है, नए बीज है और उनका जो है प्रचार प्रसार उनके वहाँ हो जाता है। जो तकनीकी उनके संसाधनों के हिसाब से, उनके लोकेलिटी के हिसाब से, उनके फ़ायदे की होती है, उसको हम उस क्षेत्र में जो है प्रसारित करते हैं। इस तरीके से हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, अभी सरसों की जो है RH 725 वैरायटी का हमने प्रदर्शन लगाए हैं। उस पर प्रक्षेत्र दिवस भी आयोजित किए हैं। तो प्रक्षेत्र दिवसों में हम आसपास के जो किसान साथी हैं जिनके प्रदर्शन लगाते हैं, तो दूसरे किसान साथी हैं उनको भी इन प्रदर्शनों को देखने के लिए बुलाते हैं, ताकि वो प्रदर्शन जो है देख करके वो मोटिवेट हों कि वास्तव में ये अच्छी वैरायटी है और इसका जो आगे उपयोग हम करें। इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, इसके फार्म पर भी हम विभिन्न किस्मों के जो है प्रदर्शन लगाते हैं, ताकि किसान साथी उन वैरायटियों को, उन किस्मों को देख करके और ये सीख सकें कि भाई ये जो किस्में हैं हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में एक लोकेलिटी के हिसाब से रहता है और सारे जो अपने राजस्थान के ज़िले हैं उनमें सब में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है इसका पूरा जो क्षेत्र है उसमें काम करता है। और ये ऐसी एक इकाई है प्रसार की जो अहम कड़ी है, और कई ज़िले हैं उनमें तो 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र भी जो है कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो युवती और युवक हैं उनके लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं प्रैक्टिकल बेस पे, यहाँ हम उनको सिखाते हैं, करके दिखाते हैं, और उसके बाद में जब वो फील्ड में चले जाते हैं तो वहाँ भी हम उनका फीडबैक लेने, उनकी सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए जाते हैं कि भाई आपको ये प्रशिक्षण दिया था उसमें क्या जो है आपकी प्रोग्रेस है। इस तरीके से हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र पूरे ज़िले में प्रसार कार्यक्रम चलाता है, प्रशिक्षण चलाता है। इसके अलावा जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारा आत्मा हो, चाहे कृषि विस्तार हो, चाहे उद्यानिकी विभाग हो, और चाहे दूसरे NGOs की साथी है, नेहरू युवा केंद्र है, या हमारा दूसरे जो लाइन डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनके सब जिला लेवल के प्रशिक्षण हमारे यहाँ किसानों के लिए सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, उनके प्रशिक्षण यहाँ होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारे विषय के विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं और वो सब आकर के उनके लाइन डिपार्टमेंट के हमारे जो साथी है वो सब प्रशिक्षणों के लिए यहाँ आते हैं, किसानों को लाते हैं, और सारी योजनाओं को हम मिल करके पूरे ज़िले में किसानों के लिए लागू करते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी हमारे देते हैं, साथ में वैज्ञानिक जो है उनके अलावा हमारे जो अधिकारी है, आत्मा के PD साहब है, डिप्टी साहब हॉर्टिकल्चर है, AD साहब, ये सब आते हैं यहाँ, तो वो अपने विभाग की सारी जानकारी देते हैं। तो उससे एक प्लेटफॉर्म पर किसान को सारी सुविधाएँ, सारी चीज़ें मिल जाती है और उनका नॉलेज अपडेट होता है। इस तरीके से ये कृषि विज्ञान केंद्र पूरे ज़िले में काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहा है। जिले में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा किसान हितैषी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उसमें प्रथम दृष्टया देखें तो जो पानी की बचत से संबंधित हैं या पानी को सहेजने से संबंधित हैं, उनमें प्रमुख योजनाएं हैं जैसे फार्म पॉन्ड। कच्चा फार्म पॉन्ड बनाने पर किसान को लागत का 50% या 63,000 रुपये का अनुदान देय है। इसी प्रकार प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड बनाने पर किसान को 90,000 रुपये तक का अनुदान देय है। इसके अलावा जो पानी की बचत के लिए जो साधन है पाइपलाइन, अगर किसान अपने पानी के सोर्स से और खेत तक पानी को ले जाना चाहे तो पाइपलाइन पर HDP पाइपलाइन पर 50% या कीमत का 50 रुपये प्रति मीटर, अधिकतम 15,000। इसी प्रकार PVC पाइपलाइन पर 50%, 33 रुपये प्रति मीटर और अधिकतम सीमा 15,000 रुपये तक अनुदान देय है। इसके अलावा जो भी कृषि यंत्र किसान खरीदते हैं, ट्रॉली को छोड़ दिया जाए तो ट्रॉली के अलावा सभी पर विभिन्न कैटेगरी में अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसमें जो प्रमुख यंत्र हैं, रोटावेटर है, सीड ड्रिल है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, थ्रेसर है, तो इन सभी पर अनुदान का प्रावधान है। सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% और SC/ST के किसानों को 50% अनुदान देय है। यदि कोई छात्राएं कृषि में अध्ययनरत हैं तो उनको 11वीं और 12वीं में 5,000 रुपये प्रति छात्रा, इसके अलावा कॉलेज में जाती है तो 12,000 रुपये और MSc PhD में 15,000 रुपये प्रति छात्रा देने का प्रावधान है। उद्यान विभाग की योजनाओं में देखें तो पानी से बचत संबंधित जो है उसमें स्प्रिंकलर है,
ड्रिप है। स्प्रिंकलर पर जो सामान्य श्रेणी के किसान हैं उसको 50% और जो लघु सीमांत किसान हैं उनको 60% अनुदान का प्रावधान है। इसमें जो अधिकतम सीमा है वो 5 हेक्टेयर रखी गई है। इसी प्रकार ड्रिप में भी सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% और लघु सीमांत श्रेणी के जो किसान हैं उनको 70% अनुदान का प्रावधान है। उद्यान विभाग की अन्य योजनाओं में देखें तो आपका जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है जिसमें मेनली ग्रीन हाउस आता है, शेड नेट हाउस आता है, या फिर अपन लो टनल की बात करें तो इन पर भी अनुदान का प्रावधान है। इसमें सामान्य किसान को 50% ग्रीन हाउस पर, शेड नेट हाउस पर, और लघु सीमांत को SC/ST को 70% का प्रावधान है। इस जिले में अच्छी संख्या में ग्रीन हाउसेज बन रहे हैं। अगर किसान चाहता है कि मैं लो टनल लगाऊं तो लो टनल पे भी एक किसान को 30 रुपये प्रति मीटर, अधिकतम 1000 वर्ग मीटर के लिए प्रावधान है। मल्च का प्रावधान भी किया गया। मल्च के लिए अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर रखी गई है। 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान है, तो एक किसान 32,000 रुपये तक उसमें मल्च में लाभ ले सकता है। ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में है। इसके अलावा अगर बगीचा किसान लगाता है तो बगीचे के लिए हमारे ज़िले में 4 फलदार वृक्ष चयनित हैं: आम, अमरूद, नींबू, आंवला। आम में 12,750 रुपये प्रति हेक्टर, नींबू और आंवला में 20,004 रुपये प्रति हेक्टर, और अमरूद में 19,370 रुपये प्रति हेक्टर अनुदान का प्रावधान है। कोई भी किसान 0.4 हेक्टर से 4 हेक्टर तक ले सकता है अनुदान का लाभ। और इसमें ड्रिप की अनिवार्यता रखी गई है जिससे उसका अच्छे से फलन हो जाए, अच्छे से पौधे पनते हैं। तो इसमें एक कंपलसरी माना गया है कि उसमें ड्रिप लगाए। अन्य छोटी मोटी योजनाओं में अगर देखें तो हम लोग उनको, जो किसान हैं उनको प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं उनके फील्ड पर ही। उसमें पूरी पैकेज और प्रैक्टिसेस क्या क्या देना चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, किस हिसाब से बीज देना चाहिए, कैसे बुवाई करनी चाहिए, क्या पौध संरक्षण के क्या पौध संरक्षण उसमें उपचार करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उनसे करवाते हैं। और उसका जो अच्छा जो रिजल्ट आता है उसको किसान के खेत पर ही प्रदर्शित करते हैं। कोई भी वैरायटी नई चल रही हो तो उसके लिए हम सीड मिनी किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कराते हैं, उसका वितरण कराते हैं और किसान के खेत पर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। विभिन्न प्रशिक्षण किसानों के लिए आयोजित किए जाते हैं। कुछ 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, कुछ 1 दिवसीय हैं, कुछ उसमें से संस्थागत हैं, कुछ असंस्थागत हैं। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा, कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उनको पूर्ण जानकारी दी जाती है। अभी रिसेंट कंसेप्ट है कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, तो हम लोग मिट्टी के स्वास्थ्य सुधारने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण करवाते हैं। उसका पता लग जाए कि उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किस न्यूट्रिएंट्स को देना है। साथ में एक महत्वपूर्ण योजना जो सरकार की है वो है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना में समस्त किसान जो ऋणी या अऋणी हो सभी अपना बीमा करवा सकते हैं। इसमें ऋणी किसानों का अपने आप स्वतः ही बीमा हो जाता है अगर वो चाहें तो। अगर उनकी इच्छा नहीं हो तो उनको लिख के देना पड़ता है बैंक में कि साहब हम नहीं बीमा करवाना चाहते, तो ही उनका बीमा नहीं होगा, नहीं तो स्वतः ही हो जाता है। और जो अऋणी हैं वो उनको अपनी तरफ से बैंक में जा कर के या जो कंपनी उसमें जा कर के बात करनी होगी और अपना प्रीमियम जमा कराना होगा। तो ये बीमा का लाभ भी विभाग द्वारा किसानों को दिया जाता है। मैं अजय पाल डागोर, कृषि पर्यवेक्षक, उद्यान विभाग, सहायक निदेशक उद्यान, करौली, मुख्यालय हिंडौन सिटी। मैं यहाँ 2015 में पदस्थापित हुआ था। उस समय उद्यान के लिए जब हमने यहाँ देखा तो बहुत ही कम
किसान इसको अपना रहे थे, यानी बिल्कुल आप ये समझिए जीरो स्तर पे थी। फिर हमने तथा हमारी टीम ने उच्च अधिकारियों के सहयोग से किसानों के घर जा करके किसानों को उद्यान विभाग की सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और उन्हें अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। हर गांव-गांव में हम जाते और वहां किसानों को समझाते। धीरे धीरे हमारी बात किसानों की समझ में आने लगी और वो उद्यान विभाग की तरफ, उद्यान विभाग की जो गतिविधियां हैं उनकी तरफ रुख करने लगे। आज आप 2015 से लेकर के और 2020 तक किसान उद्यान विभाग की जो गतिविधियां हैं उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जैसे पहले यहाँ बगीचे जो थे बहुत ही कम मात्रा में थे, आज 5 साल के भीतर लगभग 200-250 हेक्टेयर ज़मीन में बगीचे की स्थापना हो चुकी है और वो भी ड्रिप के साथ में। ऐसे ही संरक्षित खेती है, संरक्षित खेती की तरफ किसान का बिल्कुल रुझान नहीं था। किसान को हमने समझाया, इससे होने वाले लाभों के बारे में बताया, तो किसान की समझ में आया कि ये संरक्षित खेती भी मुझे अपनानी चाहिए। और इस संरक्षित खेती में जैसे ग्रीन हाउस और शेड नेट, तो ग्रीन हाउस की तरफ किसानों का रुझान हुआ और किसानों ने ग्रीन हाउस लगाना शुरू किया। 2015 में यहाँ ग्रीन हाउस करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1-2 ग्रीन हाउस थे। आज वो हिंडौन तहसील के अंदर 1-2 ग्रीन हाउस थे। आज हिंडौन तहसील के अंदर लगभग 50 पॉली हाउस हैं और उन 50 पॉली हाउसों से किसान बहुत अच्छी संरक्षित खेती करके और फसल ले रहे हैं, अच्छा उत्पादन कमा रहे हैं। संरक्षित खेती में जो इन्होंने चुना है वो चुना है खीरा को। खीरा एक तो मतलब क्या है कि कम अवधि की फसल है। कम अवधि की फसल होने की वजह से किसान को इसका जल्दी रिटर्न मिल जाता है। 2000 वर्ग मीटर का जो रेशो आता है किसान का, लगभग 25-30 टन तक किसान इसमें से खीरा ले लेता है। 250-300 क्विंटल खीरा इसमें से निकाल देता है और किसान को जो इससे शुद्ध इनकम एक फसल में होती है वो लगभग 3 से 4 लाख रुपए की इनकम इस ग्रीन हाउस से उसकी हो जाती है। ऐसे ही नवीन बगीचा स्थापना है। नवीन बगीचा स्थापना भी हमारे हिंडौन तहसील के अंदर बहुत अच्छा पनपा है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी और पानी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। मिट्टी पानी का जो पीएच है, ईसी है, ये सारी चीज़ें इन बगीचे के लिए बहुत अच्छी सूट करती हैं। बगीचे में यहाँ हम मुख्य 5 प्रकार के बगीचे लगवाते हैं, जिनमें आम है, अनार है, नींबू है और आपके अमरूद है और अनार है। और इन 5 तरह के बगीचों पर सरकार सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, सहायता देती है। और जो अनुदान का जो रेशो है वो सरकार की तरफ से इस पर 50% अनुदान है और वो भी ड्रिप के साथ में, यानी पानी की भी बचत होती है। जो बूंद बूंद जो सिंचाई प्रणाली बगीचे में जो किसान लगाता है उससे लगभग 70 से 80% पानी की बचत होती है। कम पानी में भी किसान बगीचा लगा करके अच्छी फसल ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार से और भी योजनाएं हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट से किसान जैविक खाद तैयार करके और फसलों में देते हैं, जिससे दीमक वगैरह इन चीज़ों का प्रकोप कम हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें एक योजना है लो कॉस्ट ऑनियन स्टोरेज, यानी कम लागत प्याज भंडारण। कम लागत प्याज भंडारण किसान के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें भी किसान बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जो किसान प्याज की खेती करते हैं, जिस समय उनका प्याज निकल के आया है उस समय मार्केट में जब भाव बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, कम चले जाते हैं, तो उस स्थिति में जब किसान के पास में यदि उन्हें रखने के लिए
किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, तो उस स्थिति में वो उनका स्टोरेज नहीं कर सकता है और औने पौने दामों पर यानी कम कीमत पे ही उसे मंडी में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इस समस्या के निदान के लिए और विभाग की जो कम लागत प्याज भंडारण जो योजना है, इसको किसान अपना करके एक स्ट्रक्चर तैयार करके, कम लागत प्याज भंडारण है इसको तैयार करके किसान उसमें अपनी फसल को सुरक्षित रख सकता है और जब उसको अच्छे भाव मिलें, अच्छे दाम मिलें, तब वो उसे मंडी में बेच सकता है। तो कुछ किसान इतने इन योजनाओं को अपना करके बहुत आगे निकल गए और प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में खड़े हो गए। ऐसे ही मैं जिक्र करूंगा, आज एक हमारे सूरोठ के किसान हैं हंसराज मीना। हंसराज मीना वैसे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, इन्होंने फिलॉसफी से एमए भी किया है, लेकिन जॉब नहीं मिलने के कारण और इन्होंने कृषि को ही अपना व्यवसाय बना लिया। लेकिन पहले ये क्या है कि जो पूर्वजों की तरह परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें रबी सीजन में ये गेहूं, सरसों और चना की फसल लेते थे, रबी सीजन में बाजरा, तिलहन और दलहन ले लिया करते थे। कुछ एक दो इन्होंने पशु भी पाल रखे थे, जिनसे इनको 3-4 लाख रुपए की इनकम होती थी। ये मेरे संपर्क में आए, तब मैंने उच्च अधिकारियों की सलाह से, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं रामलाल जाट जी, उनसे संपर्क करके मैंने इनको बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया और इन्होंने उसमें से संरक्षित खेती को चुना। संरक्षित खेती में इन्होंने 2000 वर्ग मीटर का ग्रीन हाउस लगाया सबसे पहले, और उस 2000 वर्ग मीटर का जो ग्रीन हाउस लगाया इन्होंने 2018-19 में लगाया था। उससे इतनी अच्छी इनकम प्राप्त हुई कि इनको महसूस नहीं हुआ कि मुझे एक 2000 वर्ग मीटर एरिया से और इतना मुनाफा हो सकता है। इनको 5-6 लाख रुपए का मुनाफा उस 2000 वर्ग मीटर से हुआ था। तो उसे ध्यान में रखते हुए इन्होंने तुरंत ही जजमेंट लिया और फिर 2-2000 वर्ग मीटर के 2 ग्रीन हाउस और इन्होंने 2019-20 में लगाए, और 2019-20 में ही इन्होंने 1.5 हेक्टेयर ज़मीन में अमरूद का बगीचा भी लगाया। और आज ये अमरूद के बगीचे से, ग्रीन हाउसों से और पशुपालन से बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। और आज जो इनकी इनकम है वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए प्रति साल की इनकम है। ये बताते हैं कि जो मुझे उद्यान विभाग की जो टीम है, जैसे यहाँ के कृषि पर्यवेक्षक हैं या कृषि अधिकारी हैं या एडी साहब हैं, जैसे रामलाल जी जाट साहब, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया और इनके सहयोग से ही आज मैं इस मुकाम पर जाकर के पहुँचा हूँ। और पॉली हाउस तो यहाँ की ऐसी शान बन चुकी है कि ऐसा एक आध गांव ही वंचित है जहाँ पर पॉली हाउस नहीं है। नहीं, जैसे देखिएगा आप, सूरोठ है, सूरोठ के पास में ही एक भुकरावली गांव है, वहाँ भी ग्रीन हाउस लगा रखे हैं किसानों ने। आपके ये खेड़ी हैवत है, चिनाठा है, विजयपुरा है, बाईजट्ट है, आपके लहचोड़ा है, महू है, खेड़ा, जमालपुर, हुक्मी खेड़ा, ढिंडोरा, ऐसे बहुत सारे गांवों में लोगों ने और पॉली हाउस लगा रखे हैं, बगीचे लगा रखे हैं। ये इन जो उच्च तकनीकी से खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और इसमें हम भी जब भी ये हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो हम इन्हें समय समय पर, मैं इनके फील्ड पर विजिट करता रहता हूं और उच्च अधिकारी भी आकर के इनके फील्ड पर विजिट करते रहते हैं और समय समय पर इनको सलाह मशवरा देते रहते हैं। और जो भी टेक्निकल समस्या पैदा होती है, इन समस्याओं को भी हम क्योर करते हैं इनकी। आज हम करौली ज़िले के प्रगतिशील किसान भगवान सिंह चौधरी साहब के फार्म पर उपस्थित हुए हैं। ये ऐसे जागरूक किसान हैं जिन्होंने कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाओं का लाभ लिया है। यदि किसान जागरूक है तो अपना
बहुत विकास कर सकता है। आइए देखें इन कृषक के कितने आयाम हैं। इन्होंने 13 बीघे में अमरूद का बगीचा लगा रखा है और बगीचे में जो है सिंचाई का साधन है वो बूंद बूंद सिंचाई है। अब ये बगीचा जो है 3 साल बाद फल देगा। उसके बीच में इसमें क्या क्या उपज ली जा सकती है, तो किसान इसके अंदर पहले इन्होंने आलू बोया, आलू के बाद अब इसमें जो है तरबूज लगा दिया है, करेला लगा दिया है, यानी कि उसको साल भर निरंतर उसको आमदनी होती रहेगी। प्राय ये कहते हैं कि किसान को जो है साल में 2 बार उपज मिलती है, पैसा मिलता है, लेकिन ये हमारे ऐसे किसान हैं जिनको पूरे साल भर जो है इन्होंने अपनी आय का साधन बना लिया गया है। तो और आप इन्होंने इसके अलावा भी आप देखिए तारबंदी, अपने आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए तारबंदी का भी लाभ कृषि विभाग से लिया गया है। इसके अलावा इन्होंने जैविक क्षेत्र में भी काम किया है। इनका जो दूसरा फार्म है उसमें वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित कर रखी है और वहाँ ये जो है वर्मी खाद तैयार करते हैं। इनका जो है किसान खेती को एक उद्यम के रूप में परिणत कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने सिंचाई पाइपलाइन और साथ साथ जो है जब आमदनी का स्रोत किसान का बढ़ा तो इन्होंने जो है बगीचे के पौधे लगाने के लिए होल डिगर और अन्य कई कृषि उपकरण इन्होंने ले रखे हैं, जिससे कि किसानों को भी दे रहे हैं किराए पर और खुद भी उपयोग कर रहे हैं। तो मैं इन किसान के माध्यम से, हमारे इस प्रगतिशील काश्तकार के माध्यम से मैं ये हमारे ज़िले के किसानों को ये संदेश देना चाहूँगा, यदि उसे प्रगति करनी है तो वो जागरूक हो। अगर वो जागरूक होगा, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने इतनी सारी किसान के कल्याण के लिए योजनाएं चला रखी हैं कि किसान मालामाल हो सकता है और अपना जीवन खुशहाल बना सकता है।